So students, today we are going to discuss कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। देखो, हमने मैटर की 5 स्टेट्स डिस्कस की हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस जो कि मेन स्टेट्स हैं। उसके बाद हमने प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को डिस्कस किया। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं कि मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है या नहीं, इसमें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को इंक्लूड करेंगे। तो आंसर है कि ये इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। ये दो तरीके से पॉसिबल है। या तो हम टेम्परेचर को चेंज कर दें यानी कि बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, या हम प्रेशर को चेंज कर दें यानी कि बाय चेंजिंग प्रेशर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन डिस्कस करेंगे जिसमें हम टेम्परेचर को चेंज करने से स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। तो चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सबसे पहले बात करेंगे कि सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया जाए बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर के इफेक्ट से सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होगा, और उसमें हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को पढ़ेंगे। देखो, हमें पता है कि सॉलिड के केस में मैक्सिमम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और लिक्विड के केस में सॉलिड के कंपैरिजन में कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। इसलिए इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड के कंपैरिजन में यहाँ पर ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बात करेंगे। इसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं बेटा, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, मैं यहाँ वो एक्टिविटी डिस्कस कर रही हूँ। बेटा, लेटेंट वर्ड का मीनिंग है हिडन, यानी कि जो हीट हिडन फॉर्म में प्रेजेंट है वो हमारे पास लेटेंट हीट होगी। जब हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इसको इतनी हीट देनी है कि सॉलिड के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है हम उनको ओवरकम कर सकें, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच मैक्सिमम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस मिनिमम है। जब पार्टिकल्स इस तरह से बहुत पास पास प्रेजेंट होंगे, इनके बीच स्पेस बहुत कम होगा, तो इनके बीच जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो हमें इस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना है ताकि हम इन पार्टिकल्स को थोड़ा सा स्पेशियस बना सकें। ठीक है, और इनके बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो सके। ठीक है, हमें फाइनली यही करना है कि हमें इसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करना है। तो हम इसको कुछ हीट देंगे, जैसा कि हमने एक्टिविटी में भी डिस्कस किया है कि वो हीट जो हम किसी सॉलिड को दे रहे हैं और वो कंप्लीटली लिक्विड में चेंज नहीं हो रहा, यानी कि थर्मोमीटर में कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, वो हीट किस लिए यूज हो रही है? This heat is being used to overcome the forces of attraction between the particles of solid. ठीक है, इस हीट को हम क्या कहेंगे? हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग भी होता है, और जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग भी कह सकते हैं, यानी कि हमने सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो हम जो हीट देंगे, लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है गैस के कंपैरिजन में। ठीक है, गैस में पार्टिकल्स काफी डिस्टेंस पे प्रेजेंट हैं, तो इनके बीच इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा है। तो लिक्विड के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है हमें उनको ओवरकम करना है ताकि हम इन पार्टिकल्स को दूर दूर कर सकें, इनके बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो सके और ये गैस में कन्वर्ट हो सके। तो इसके लिए जो हम हीट देंगे, और वो हीट जब थर्मोमीटर कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, दैट हीट इज बीइंग यूज्ड टू overcome the forces of attraction between the particles of liquid. That heat is called as latent heat of vaporization because we are converting the liquid into vapors. तो इसलिए इसको कहते हैं latent heat of vaporization.
यानी कि टेम्परेचर के इफेक्ट से हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देना पड़ेगा और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट देंगे दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बेटा एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.10 गिवन है। ये एक्सपेरिमेंट है कि टू स्टडी द मेल्टिंग ऑफ आइस। इसमें हमने एक 250 ml का बीकर लिया और उसमें हमने नियर अबाउट 150 ग्राम क्रश्ड आइस डाल दी। ठीक है, तो क्रश्ड आइस डालने के बाद हम एक थर्मोमीटर सस्पेंड कर देते हैं इसमें, जिसका बल्ब जो है आइस के कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो बर्नर देख सकते हो तुम, बर्नर से हम उस क्रश्ड आइस को जो एक कि हमने एक बीकर में लिया है उसको हम हीट करना स्टार्ट करते हैं लो फ्लेम पे। अब हम टेम्परेचर नोट करते हैं। जब आइस स्टार्ट कर जाती है मेल्ट होना, उस टाइम हम थर्मोमीटर में टेम्परेचर ऑब्जर्व करेंगे और हम इसको कंटिन्यू हीट करते जाएंगे और टेम्परेचर ऑब्जर्व करते जाएंगे और हमें उस टाइम तक टेम्परेचर ऑब्जर्व करना है जब तक कि कंप्लीट आइस मेल्ट ना कर जाए। यानी कि जब आइस ने मेल्ट करना स्टार्ट किया तब से लेकर और कंप्लीट आइस जब तक मेल्ट नहीं हो गई तब तक का हमें टेम्परेचर ऑब्जर्व करना है कि टेम्परेचर में चेंज आता है या नहीं आता है। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि जैसे ही एक बार मेल्टिंग स्टार्ट होती है टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाता है और वो चेंज तब तक नहीं आता जब तक कि होल ऑफ द आइस मेल्ट नहीं हो जाती। जब हमने हीटिंग को कंटिन्यू भी रखा है तो भी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता और ये कब तक नहीं आता जब तक कि सारी आइस मेल्ट ना हो जाए। यानी कि एक बार आइस ने मेल्ट करना स्टार्ट किया तब से लेकर और जब तक कि सारी आइस मेल्ट नहीं कर गई तब तक कोई चेंज नहीं आता टेम्परेचर में। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये टेम्परेचर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए यूटिलाइज हो रहा है एंड दिस हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट को स्टडी करने के लिए एक और एक्टिविटी है बेटा हमारी बुक में, एक्टिविटी 1.11, जो एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी द बॉइलिंग ऑफ द वाटर। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट जब कर रहे हैं उस टाइम के लेटेंट हीट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमने 150 ml वाटर लिया और एक ऐसे बीकर में जिसकी कैपेसिटी 250 ml थी, यानी कि जितनी कैपेसिटी है उससे कम अमाउंट में हमने वाटर लिया है और एक थर्मोमीटर सस्पेंड कर दिया इनसाइड द वाटर और जो बल्ब है वो वाटर के कांटेक्ट में रहेगा ताकि टेम्परेचर हम उसका मेज़र कर सकें। अब हम स्लोली इस वाटर को हीट करना स्टार्ट करते हैं और हम एक ग्लास रोड से इसको स्टिर करते जाते हैं, यानी कि हिलाते जाते हैं ताकि वो जो हीट है जो एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर हीटिंग से, वो हीट कंप्लीटली मिक्स हो जाए सारे वाटर में। अब हम टेम्परेचर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं और टेम्परेचर पे एक कॉन्टिन्यूस हम ऑब्जर्वेशन रखते हैं। तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट, हमें जो ऑब्जर्वेशन मिलती है वो ये कि टेम्परेचर बेटा कीप्स ऑन राइजिंग इन द बिगनिंग। स्टार्टिंग में टेम्परेचर राइज करता रहेगा और जब एक बार 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया तो वाटर जो है रैपिडली चेंज इनटू वेपर्स। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में। दिस रैपिड कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम इज कॉल्ड एज बॉइलिंग। इसी को हम बॉइलिंग कहेंगे। और एक बार जब बॉइलिंग स्टार्ट हो गई तो टेम्परेचर वाटर का कांस्टेंट रहता है, वो राइज नहीं करता इवन इफ हीटिंग इज कॉन्टिन्यूड। हम तो कॉन्टिन्यू हीट कर रहे हैं लेकिन बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद उसका टेम्परेचर राइज नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि ये हीट जो है वो थर्मोमीटर में मेजर नहीं होती बिकॉज दिस हीट इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स गैसियस
गैसियस फॉर्म यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो हीट वहाँ यूटिलाइज हो रही है और वो लेटेंट हीट है, हिडन हीट है। लेकिन इस बार इस हीट का नाम क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बेटा अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशंस की, और इनमें क्या डिफरेंस है। देखो, लेटेंट का मतलब हिडन है, यानी कि ये दोनों ही कैसे टाइप की हीट है? हिडन हीट है, यानी कि जो हीट थर्मोमीटर में चेंज शो नहीं करती, लेकिन वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवर करने में यूटिलाइज हो रही है। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड to convert 1 kilogram of solid into liquid at its melting point। हमें पता है कि जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो ऐसा अपने मेल्टिंग पॉइंट पर करता है, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशंस पे जब हमारे पास 1 किलोग्राम सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तब जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, यानी कि जो अमाउंट हीट एनर्जी का रिक्वायर्ड है 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि टेम्परेचर क्या हुआ इसका? बॉइलिंग पॉइंट हुआ एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और प्रेशर कितना रहेगा हमारे पास? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब हम 1 kg लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगी, ठीक है। अब पॉइंट टू बी नोटेड कि हीट ऑफ फ्यूजन सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हुए जो एनर्जी के अमाउंट रिक्वायर्ड है, और वेपराइजेशन लिक्विड इनटू वेपर्स, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है बेटा। हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टडी कर रहे हैं बेटा, कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है और कैसे चेंज कर सकता है। तो उसमें हम जो नेक्स्ट कन्वर्जन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सॉलिड इज डायरेक्टली बीइंग कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट बीइंग फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट, यानी कि सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने कैम्फर देखा होगा, आयोडीन देखा होगा, नेफ्थलीन बोल्स देखी होंगी। आपने अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल से अगर हम एग्जाम्पल उठाएं तो आपने देखा होगा कि आपकी जो मदर हैं वो क्लोथ्स को जब स्टोर करके रखती हैं तो उसमें कुछ वाइट कलर के बॉल्स डाल देते हैं, दैट आर नेफ्थलीन बोल्स। ये क्या करते हैं? ये इनका एंटी टर्माइट एक्शन है, तो ये क्लोथ्स को डिग्रेड होने से बचाते हैं, डैमेज होने से बचाते हैं। सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या रहेगा? जब कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास एक एक्टिविटी गिवन है एनसीईआरटी में, हम वो डिस्कस करेंगे। उसमें हमें बताया है कि अगर हमें कोई सॉल्ट दिया गया है तो उससे सब्लिमेशन शो करने वाले कंपाउंड को हम कैसे सेपरेट कर देते हैं। यानी कि उस एक्टिविटी में हमारे पास एक अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट दिया है, ठीक है, प्लस उसमें हमारे पास कैम्फर मिक्स है। तो अगर हमें इस मिक्सचर में से कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड को अलग अलग करना है तो हम कैम्फर को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? हम इसकी सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी का यूज करके इन मिक्सचर में से दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब हम वो एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से 3 इंटर कन्वर्जेंस स्टडी किए,
solid to liquid, liquid to gas, and solid is directly being converted into gas. बेटा Okay? एक्टिविटी 1.12 गिवन है एनसीईआरटी में, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं. हमें एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया गया है जो सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड को शो कर रहा है. तो हमने कुछ पाउडर्ड अमोनियम क्लोराइड एक चाइना डिश में रखा. चाइना डिश एक बाउल शेप कंटेनर होता है. और अब उस चाइना डिश के ऊपर देखो, यू कैन ईजिली सी इन द डायग्राम कि चाइना डिश के ऊपर हमने एक फनल को इन्वर्टेड करके रख दिया, यानी कि उल्टी करके रख दिया उसको. और जो फनल का एंड है वहाँ हमने एक कॉटन प्लग लगा दिया ताकि वहाँ से कोई सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में लीक ना कर जाए. अब हम चाइना डिश को स्लोली हीट करना स्टार्ट करते हैं. तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली चेंज कर जाता है वेपर्स में. ठीक है. और जब वेपर्स फनल की साइड्स के कांटेक्ट में आते हैं तो वो वेपर क्या कर जाएंगे, कंडेंस कर जाएंगे और क्या बना लेंगे, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो वाइट पाउडर की फॉर्म में फनल की वॉल्स पे डिपॉजिट कर जाएंगे. ठीक है. इसी तरह से नेफ्थलीन भी जो है वो रूम टेम्परेचर पे सब्लिमेशन शो करता है. देखो अमोनियम क्लोराइड को तो हमें एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करनी पड़ी, लेकिन नेफ्थलीन बॉल्स देखी होंगे बेटा तुमने, जो कि मॉथ रेपेलेंट की तरह यूज़ की जाती हैं. जब हम क्लोथ्स को स्टोर करके रखते हैं तो हम उसमें एज अ मॉथ रेपेलेंट नेफ्थलीन बॉल्स डालते हैं. कुछ टाइम के बाद जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं और कोई रेजिड्यू नहीं बनता उनके डिसअपियर करने के बाद. इसका कारण यही है कि नेफ्थलीन रूम टेम्परेचर पे सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करता है और जो नेफ्थलीन के वेपर्स हैं वो एयर में डिफ्यूज़ कर जाते हैं, इसलिए वो डिसअपियर हो जाते हैं. और क्योंकि ये एक मॉथ रेपेलेंट है तो इसके वेपर्स क्लोथ्स को मॉथ से प्रिवेंट करते हैं. तो नेफ्थलीन भी इसी तरह से सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि इट गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट फ्रॉम सॉलिड स्टेट विदाउट बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट, यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए बगैर. ठीक है. तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था टू स्टडी द सब्लिमेशन.